शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में आप देखेंगे श्री गांधी किस तरह से अस्पृश्यों के साथ विश्वासघात करते हैं। श्री गांधी के विश्वासघात का एक सटीक प्रमाण हम आपके समक्ष सबूत रखने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक आप वाच कीजिए। सम्मानित साथियों, मुंह में राम बगल में छुरी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। महात्मा गांधी के लिए बेहद शूट करती है ये कहावत। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कैसे शूट करती है श्री गांधी को, तो आज के अम्बेडकर संदेश को अगर अंत तक आप वाच करेंगे तो आप स्वयं भी महसूस करेंगे। तो आइए तो शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 263 से 264 तक बेहद सारगर्भित अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि जब श्री गांधी को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के प्रश्न का सामना करना पड़ता है तो वे सकते में पड़ जाते हैं। तब वे भूल जाने और आंख मूंद लेने में ही गनीमत समझते हैं, परंतु परिस्थितियां उनका पीछा नहीं छोड़ती और उन्हें उन समस्याओं पर विचार करना ही पड़ता है। पिछली बार 21 अक्टूबर 1939 के हरिजन के संपादकीय में फिक्शन ऑफ मेजॉरिटी विषय पर लिखा गया लेख बचकानापन है। उस लेख में श्री गांधी ने उन लोगों की खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो लगातार उस प्रश्न को उठाते रहे। उस लेख में श्री गांधी ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिखों और भारतीय ईसाइयों को भी अल्पसंख्यक मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क है कि तकनीकी दृष्टि से वे इसलिए अल्पसंख्यक नहीं है कि उन्हें सताया गया है, वे मात्र संख्या बल में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए असल में वे अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं। तब अनुसूचित जातियों के बारे में श्री गांधी का क्या विचार है? अनुसूचित जातियों पर उन्हें तो सताया गया है, अनुसूचित जातियों को शोषण, अत्याचार हुआ है, छुआछूत हुआ है, जातिवाद हुआ है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि क्या वे इनकार कर सकते हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं? मैं श्री गांधी के ही शब्दों का हवाला देता हूँ। श्री गांधी के शब्दों को हवाला देते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि भारत में वास्तव में ऐसे अल्पसंख्यक हैं ही नहीं जिनके अधिकार स्वाधीनता के बाद खतरे में पड़ जाएंगे, परंतु दलित वर्ग अपवाद है जो स्वयं अपना हित साधन नहीं कर सकते। यानी कि दलितों के मामले में, अस्पृश्यों के मामले में महात्मा गांधी ये बात मानते हैं कि दलित अपना हित साधन स्वयं नहीं कर सकते हैं जिन पर शोषण अत्याचार हुआ है। यानी कि इस आधार पर अगर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर दलितों को वो अल्पसंख्यक मानते हैं। तब बाबा साहब विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, कहते हैं, श्री गांधी के इस कथन को मान लेने से ही कि सही अर्थों में केवल अनुसूचित जातियां ही भारत में अल्पसंख्यक हैं, जो भारत के स्वतंत्र न होने देने पर सांप्रदायिक हिंदू बहुमत के शासन में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। अपनी अंतरात्मा की इस आवाज के बावजूद श्री गांधी इस बात पर अड़े रहे कि वे अस्पृश्यों के लिए संवैधानिक संरक्षणों की बात नहीं मानेंगे। ऐसे व्यक्ति को अस्पृश्य गंभीर और ईमानदार कैसे मान सकते हैं? श्री गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों के राजनीतिक संरक्षण के अधिकारों का डटकर विरोध किया था। उन्होंने अस्पृश्यों की आकांक्षाओं पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस आगे लिखते हैं कि उनकी मांगों पर मिट्टी डालने के लिए और उन्हें अकेला बियाबान में छोड़ देने के लिए मुसलमानों की 14 मांगे मानकर सौदेबाजी का कुचक्र चलाया। श्री गांधी ने अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष बैठक में कहा था कि यदि वह अस्पृश्यों की मांगों पर स्वीकृति प्रदान कर देती है तो विरोध करने वाला मैं कौन होता हूँ। सम्मानित साथियों, यहाँ बार बार अल्पसंख्यक कमेटी की बात आ रही, मुसलमानों की 14 मांगों की बात आ रही है। ये घटनाक्रम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का, जब महात्मा गांधी भी स्वयं गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और बाबा साहब भी गए थे और मुसलमानों के प्रतिनिधि भी गए थे, अन्य कई अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे।
तो वहाँ पर बात जब आई दलितों का साथ देने के लिए, तो मुसलमान दलितों का साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन मुसलमानों की 14 मांगे थी। तो महात्मा गांधी यहाँ पर अब वो 14 मांगे मानने को पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो इस शर्त पे तैयार होते हैं कि आप दलितों का साथ ना दें। दलितों का साथ ना दें तो थोड़ी देर के लिए लगा भी कि श्री गांधी की इस चाल में मुसलमान फंसने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अंततः। कैसे नहीं हुआ वो भी हम आपको अब बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से ही आपके समझ रखते हैं। तो बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी ये श्री गांधी की बड़ी गलती थी कि उन्होंने समिति के निर्णय का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया और अस्पृश्यों की मांग का विरोध करने के लिए श्री जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिए पेश की गई 14 सूत्री मांग को ज्यों का त्यों मानते हुए मुसलमानों को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया। ये उनकी रणनीति का एक अंग था। बाबा साहब कहते हैं उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में किया। मुसलमानों की 14 सूत्री मांग के विषय में उन्होंने अस्पृश्यों की मांग का समर्थन ले लेने के टेढ़े प्रश्न को उनके सामने रख दिया कि या तो वे अस्पृश्यों की मांग नामंजूर करें अथवा अस्पृश्यों का पक्ष लेकर अपनी 14 सूत्री मांग से हाथ धोएं। सामान्य साथियों, देखिए बहुत स्पष्ट ढंग से यहाँ लिखा है, ये शर्त रखी थी महात्मा गांधी ने मुसलमानों के समक्ष। तब बाबा साहब लिखते हैं कि अंत में श्री गांधी की रणनीति मात खा गई। मुसलमानों ने 14 सूत्री मांगे भी मनवा ली और अस्पृश्यों के मामले में पाला बदला, परंतु यह कांड श्री गांधी के विश्वासघात का प्रमाण बनकर रह गया। उस मनुष्य के चरित्र का दर्पण और क्या हो सकता है जो दूसरे लोगों के साथ आपराधिक दुर्विसंधि करे और अपने वायदे से मुकर जाए। कौन उसे अपना मित्र कहेगा? ऐसा मित्र जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी हो। ऐसे मनुष्य को अछूत यानी कि अस्पृश्य दलित कैसे ईमानदार और निष्कपट मान सकते हैं? ये प्रश्न है सम्मानित साथियों। तो आज के अम्बेडकर संदेश में, आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यही रोकेंगे। सारगर्भित अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकने से पहले एक महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न जानना चाहते हैं कि श्री गांधी ने जो 14 सूत्री मांगे मानी है, वो किस समुदाय की 14 सूत्री मांगे मानी है, और ये 14 सूत्री मांग गोलमेज सम्मेलन में किसने रखी थी, किस समुदाय ने रखी थी? सीधा सीधा प्रश्न है, दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है। तो आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं रोकेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इस अम्बेडकर संदेश को सारगर्भित होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक है, समाज के लिए जागरूक करने वाला है, तो ऐसे में आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।